भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आज आपको फ़ोन टैपिंग के बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ कि फ़ोन टैपिंग कब किया जाता है, किसका किया जाता है, किस कानून के तहत किया जाता है, किस परिस्थितियों में किया जाता है और कुछ पुलिस अफसरों ने अपने निजी फ़ायदे के लिए गैरकानूनी तरीके से बिना कोई अथॉरिटी कैसे आम नागरिकों के फ़ोन टैप किए और सैकड़ों फ़ोन टैप किए। हो सकता है उसमें कोई कारोबारी का भी फ़ोन टैप किया गया हो, कोई गवर्नमेंट का उच्च अधिकारी का भी फ़ोन टैप किया गया हो, कोई जुडिशियल ऑफिसरों का फ़ोन टैप किया गया हो, पॉलिटिशियनों का फ़ोन टैप किया गया हो। ये सारी संभावनाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 उसकी सेक्शन 5/2 जिसमें फ़ोन टैपिंग का प्रावधान है। लेकिन उसमें एक अहम बात यह है कि देश की कोई भी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एजेंसी, सिर्फ यही एजेंसियां ही फ़ोन टैप कर सकती हैं और जिनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया हुआ है। अब किस परिस्थिति में कर सकते हैं? तो जब कभी भी कोई पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी जैसी बातों की आवश्यकता हो, मतलब कि कभी कोई आतंकवादी कृत्य होना हो या पब्लिक को कोई बड़ा नुकसान हो, ऐसी कोई गतिविधि कोई करने वाला हो, तो उसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, उसके लिए कुछ तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये संगठन ये गतिविधियों में शामिल है। उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में सिक्योरिटी एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी जो सरकार द्वारा मान्य की गई हुई है फ़ोन टैपिंग के लिए, वो प्रपोज़ल तैयार करेंगे, फिर परमिशन लेंगे, उसके बाद फ़ोन टैप कर सकते हैं। फ़ोन टैपिंग दो तरह से हो सकता है। एक तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो अपने दफ्तर में करेगा और डेटा सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी को देगा, या तो फिर अपने दफ्तर में वो डाइवर्ट लेगा। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो नंबर दूसरे सिम नंबर पे डाइवर्ट करके देगी, तो अपने इन हाउस सेटअप में वो फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा हुआ है, इलीगल तरीके से फ़ोन टैप किया गया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और विविध राज्यों की हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और गवर्नमेंट को बुरी तरह से लताड़ा भी है। मैं आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 उसके बाद एक अमेंडमेंट है, रूल इंडियन टेलीग्राफ रूल 419 ए, रूल 1950, इंडियन टेलीग्राफ रूल 1951, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी की कोई मैटर है, आपको किसी पे डाउट है, तो अगर आप किसी का फ़ोन टैप करना चाहते हैं तो इसमें एक प्रावधान है कि फ़ोन टैपिंग करने के लिए जो ऑथोराइज एजेंसी है उसका जो चीफ होगा
वो अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा और एक प्रपोज़ल देगा। वो प्रपोज़ल जाएगा सीधा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में और उसके साथ गवर्नमेंट में वो प्रपोज़ल देगा, गवर्नमेंट में होम डिपार्टमेंट में, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो। और स्टेट गवर्नमेंट को भी या सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 7 दिन के लिए ये इंडियन टेलीग्राफ रूल 419/A रूल 1951 के तहत सीधा टेलीफोन कंपनी को उन्होंने प्रपोज़ल दिया है और पैरेलल लिसनिंग की फैसिलिटी ली है। ये अवश्य इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? अगर ये इन्फॉर्म नहीं करेंगे, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बोल देंगे कि भाई हमको आप 7 दिन के लिए ये रूल 419A के तहत 7 दिन के लिए हमको पैरेलल लिसनिंग की फैसिलिटी दे दो, हम आपको विदिन 7 डेज होम डिपार्टमेंट से परमिशन लाके दे देंगे। अगर होम डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिली, जेन्युइन रीज़न नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये एजेंसी ने 7 दिन के लिए आपका फ़ोन टैप कर लिया और इस 7 दिन में आपके फ़ोन के साथ आपके फ़ोन की आपने जिन जिन व्यक्तियों के साथ फ़ोन पे बात की है सबकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है। मतलब एक व्यक्ति का फ़ोन टैप करना मतलब उसके साथ बात करने वाले सभी व्यक्तियों का फ़ोन टैप करना। अब ये रूल 419A का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इतना दुरुपयोग हो रहा है कि आप मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को ये दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री में दिया नहीं दिया या स्टेट गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री में दिया नहीं दिया, किसी को कुछ पता नहीं है, एटलीस्ट 7 दिन के लिए आपका फ़ोन टैप हो गया। अगर ये 7 दिन में आप कोई बिजनेसमैन हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, आपने किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात बोली है किसी के साथ फ़ोन पे, या कोई बिजनेस रिलेटेड कोई टैक्स छुपाने की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, उन लोगों ने सुन ली, तो हो सकता है वो ऐसी बातें सुनकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। आपको ये बता सकते हैं कि भाई आपने ये बात की थी, मतलब आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, या आप अपने पॉलिटिकल राइवल के बारे में ऐसी बात कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे? आपसे एक्सटॉर्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से ये फ़ोन टैपिंग में रूल 419A 1951 का इतनी बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। साल भर सैकड़ों फ़ोन टैप होते हैं, सैकड़ों। मेरे ख्याल से इसमें जुडिशरी के भी फ़ोन टैप होते होंगे, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। गुजरात में एंटी करप्शन ब्यूरो, जो ना तो सिक्योरिटी एजेंसी है ना इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सन 2014 से लेकर 16 तक जब मिस्टर आशीष भाटिया गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो के इंचार्ज डायरेक्टर थे, उनके वक्त में सालाना 400 जितने लेटर, 400 से भी ऊपर फ़ोन टैपिंग के लिए लिखे गए हैं। इनको अथॉरिटी किसने दी? जबकि हमने आरटीआई में निकाला कि भाई ये 400 नंबर तक आपने जो फ़ोन टैपिंग, ये 400 ये सीरियल नंबर 400 तक आपने जो लेटर लिखे हैं,
उनकी कॉपियाँ दीजिए। तो उन्होंने आरटीआई में ऐसा जवाब दिया कि ये सारे लेटर्स जो है वो इंटरसेप्शन के लिए लिखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि साल में 400 लेटर फ़ोन इंटरसेप्शन के लिए लिखे जाते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो के पास फ़ोन टैपिंग के लिए ना तो कोई अथॉरिटी है, ना उनके पास डिजिटल वॉइस लॉगर है, ना उनके पास कोई ट्रेन स्टाफ है फ़ोन इंटरसेप्शन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई। तो ये लोग डिजिटल वॉइस लॉगर लाए कहाँ से? हमने होम डिपार्टमेंट में आरटीआई की इसके बारे में कि एसीबी को क्या अथॉरिटी है, आपने क्या इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए हैं, कब फंड रिलीज़ किया है, क्या स्टाफ दिया हुआ है उनको। तो आरटीआई से जो इन्फॉर्मेशन मिली हमको, जो ऑथेंटिक है, जो रिकॉर्ड के आधार पर दी गई है, उसमें ऐसे ऐसे नोटिंग्स किए गए हैं, फाइल नोटिंग्स, कि एसीबी को फ़ोन इंटरसेप्शन के लिए कभी भी ऑथोराइज़ नहीं किया जाना चाहिए और उनको सख्त शब्दों में बोल देना चाहिए कि दोबारा ऐसी प्रपोज़ल मत रखें। तो मेरा कहना ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुद मेरा फ़ोन टैप किया हुआ है, मेरा और मेरे बिजनेस पार्टनर का, और वो भी पैरेलल लिसनिंग, मतलब उनकी ऑफिस में डाइवर्ट लिया, और जिस सिम नंबर पे डाइवर्ट लिया है वो सिम नंबर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक है 9624004175, दूसरा है 9624004176। अगर इसका हम स्टेटस चेक करते हैं तो ये आइडिया का है, गुजरात सर्कल में इश्यू हुआ है। तीसरा है 9825232534, ये वोडाफोन से इश्यू हुआ है, गुजरात सर्कल में इश्यू हुआ है। आज की डेट में ये तीनों सिम अगर आप ट्राई करेंगे कॉल करने का तो किसी में आएगा नॉट इन सर्विस, किसी में आएगा अवेलेबल नहीं है। आप जितना भी ट्राई करो ये तीनों फ़ोन बंद आ रहे हैं। मेरा कहना ये है सभी देशवासियों से, ये तीनों नंबर, अगर तीनों नंबर में से कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है तो चेक कीजिए ये किसके नाम पे है। ये ज़रूरी है कि ये सिम कार्ड किसने ख़रीदे थे, किसके नाम पे ख़रीदे थे, किसने पेमेंट किया था, और आज किसके नाम पर है, या उसका स्टेटस। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये तीनों सिम किसके मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रहे थे, कौन यूज़ कर रहा था। अब जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास फ़ोन टैपिंग की कोई सत्ता ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्लियरली ना बोला है कि आपको ये अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। फिर ये लोग डिजिटल वॉइस लॉगर अपनी ऑफिस में लाए कहाँ से? ना तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उनको कोई फंड सेक्शन किया है, ना ट्रेनिंग वाला स्टाफ दिया है। ये किस पैसे से लाए? इनको कोई प्राइवेट एजेंसी ने हेल्प की है? इन लोगों ने कोटेशन लिया था एसके इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से। क्या उस कंपनी ने इनको हेल्प की है? और सैकड़ों फ़ोन टैप करने का इनका
आशय क्या था? इतने फ़ोन टैप करके, इतने लेटरबाजी करके क्या रिजल्ट पाया इन्होंने? सबसे पहली बात, जब होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पीके तनेजा, जिनको मालूम है ये जो एसीबी ने प्रपोज़ल रखा था फ़ोन इंटरसेप्शन के लिए, उनको ऑथोराइज़ किया जाए और ट्रेनिंग स्टाफ दिया जाए और डिजिटल वॉइस लॉगर के लिए फ़ंड रिलीज़ किया जाए, ये सारी बातें उनको मालूम है पीके तनेजा को कि एसीबी को कुछ भी नहीं दिया गया है, ना तो ऑथोराइज़ किया गया है। फिर फ़ोन इंटरसेप्शन के लिए जब एंटी करप्शन ब्यूरो वाले प्रपोजल रखते हैं तो पीके तनेजा क्यों सैंक्शन करते हैं? क्या पीके तनेजा ने खुद सैंक्शन किया है या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है? इसकी जांच होनी जरूरी है। अब ये इंटरसेप्शन के आधार पर हमारे ऊपर केस दर्ज किया गया। केस भी ऐसा कि आप करप्शन करते हो आरटीओ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके। तो इस केस में आरटीओ डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, ना तो किसी आरटीओ चेक पोस्ट पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। पीसी एक्ट के तहत सेक्शन 7 और 8 लगाया है, जबकि कोई भी पंचनामा नहीं किया गया है। इलीगल तरीके से अरेस्ट किए गए। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल की तो चार्जशीट के साथ एविडेंस के नाम पे 0, एक भी एविडेंस चार्जशीट के साथ नहीं है। दूसरी बात, जब एक हाई कोर्ट में एक रिवीजन एप्लीकेशन होता है डिस्चार्ज के लिए, तो गुजरात हाई कोर्ट पूछता है इनको कि भाई ये पूरा केस आपने फ़ोन डिटेल्स के आधार पे रजिस्टर किया, तो कहाँ है सीडीआर? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर केबी चुडासमा सरकारी वकील के माध्यम से कोर्ट में ये कबूल करते हैं कि सीडीआर चार्जशीट का पार्ट नहीं है। तो इमीडिएट इफेक्ट से हाई कोर्ट एसीबी स्पेशल केस नंबर 6/2017 पर स्टे देता है, जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगा। दूसरी बात, फॉरेंसिक लैब में ना तो इन्होंने डिजिटल वॉइस लॉगर प्रेजेंट किया है, ना तो इन्होंने किसी भी अक्यूज्ड के, किसी भी आरोपी के सीडीआर की डिमांड की है। सीडीआर की डिमांड करने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ना तो लेटर लिखे हैं, और चार्जशीट में ये लिखा गया है कि 2013 में इस आरोपी ने इस आरोपी के साथ इतनी बार बात की, इसने इसके साथ इतनी बार बात की। जब आप 2016 में केस दर्ज करते हैं, अगर आप सीडीआर मांगते भी है तो भी पिछले 1 साल का ही मिलेगा, आपको 2013 से कैसे मिलेगा? ये रूल ही नहीं है। तो आप कहाँ से लाइए डेटा? क्या आपको मालूम है सीडीआर की डिमांड करने के रूल्स क्या है? मतलब ये सारा मामला जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था। हमने कई कंप्लेन की कि ये इन लोगों ने ऐसा ऐसा गैरकानूनी तरीके से किया है। ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कितने लोगों के फ़ोन टैप किए गए, टैप करने के बाद क्या हासिल किया। दूसरी बात, ये जो प्रपोजल रखते हैं वो प्रपोजल भी जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें नहीं है। ये लोग फ़ोन टैपिंग के लिए जो प्रपोजल रखते हैं उसमें ये लिखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 18 दिसंबर 1906 का ऑर्डर
फ़ोन टैपिंग के बारे में, उसके आधार पर फ़ोन टैपिंग करना है। जबकि रेट पिटीशन PIL सिविल 256/1991 जिसका ऑर्डर होता है 18 दिसंबर 1996 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियरली लिखता है कि विदाउट पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के मैटर के सिवाय आप किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते। तो ये प्रपोजल में भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, और प्रपोजल में वो लिखते हैं कि सस्पेक्ट जो है वो RTO ऑफिसर्स के साथ मिला हुआ है। तो सस्पेक्ट एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, एक RTI एक्टिविस्ट है। वो अगर RTO ऑफिशियल्स के साथ मिला हुआ है और करप्शन कर रहा है, तो आपको सबसे पहले फ़ोन किसके टैप करने चाहिए? आपने RTO ऑफिशियल्स के फ़ोन क्यों टैप नहीं किए? जब कंटिन्यूअस आप 1 महीने तक फ़ोन टैप करते हैं, फिर दोबारा उसके लिए जब प्रपोजल रखते हैं फर्दर 1 मंथ के लिए, तो आप उसमें ये लिखते हैं कि अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला है, लेकिन अभी भी हमको डाउट है, और ये क्लियर है कि सस्पेक्ट RTO ऑफिशियल्स के साथ मिलके करप्शन कर रहा है। तो ये पूरी FIR में RTO ऑफिशियल्स का नाम क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोगों का नाम क्यों है? और सबसे अहम बात कि पूरी चार्जशीट जो है इसमें एक भी एविडेंस नहीं है, जबकि अक्यूज नंबर 1 और 2 ने कोर्ट के माध्यम से एविडेंस मांगे। 1 साल हो गया, अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आपने चार्जशीट में जिसको एब्सकॉन्डर बताया है 4 साल से, उसको पकड़ने की कोई कोशिश की है? कि आपकी केस डायरी में कोई डिटेल्स दर्ज है इसके बारे में कि आपने कुछ प्रयत्न किए हो? क्यों फालतू में कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो, गवर्नमेंट मनी बर्बाद कर रहे हो? और सबसे अहम बात यह है कि जब ये फ़ोन टैपिंग किए जाते हैं तो एक रिव्यू कमेटी बनाई जाती है, और इनको विदिन 7 डेज रिव्यू कमेटी को रिपोर्ट करना पड़ता है जब भी आप फ़ोन टैपिंग चालू करते हैं। इस केस में ना तो कोई रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, सारे लोग मिले हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, चुनी हुई सरकार के किसी भी पदाधिकारी को इसकी भनक तक नहीं थी। जब ये केस दर्ज किया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने फ़ोन टैप किए थे, लेकिन ये मान लेना जरूरी नहीं है कि आपने बताया कि हमने फ़ोन टैप किए थे तो सबको मालूम है कि आप ऑथोराइज है या नहीं है। ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनी हुई सरकार को नहीं मालूम होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ऑथोराइज है कि नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंचार्ज डायरेक्टर, वो उनकी पोजीशन को अगर देखा जाए तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के मुताबिक वो फ़ोन टैपिंग प्रपोजल रखने के लिए भी ऑथोराइज नहीं है। मैंने सारे सबूतों के साथ गवर्नमेंट में हाई लेवल पे कंप्लेंट्स की है, इंक्वायरी चल रही है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है।
लेकिन एक बात तय है, जो आरटीआई से हमको माहिती मिली है कि सैकड़ों लोगों के फ़ोन गलत तरीके से टैप किए जाते थे, मतलब उनकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की जाती थी। और श्री आशीष भाटिया से अवश्य पूछना चाहिए कि ये सब आप क्यों कर रहे थे। ये सारी बातें, ये इल्लीगल तरीके से किया हुआ काम, जिसको आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, ये सारी बातें आरटीआई में सार्वजनिक हुई है। हमने पूछा कि डिजिटल वॉइस लॉगर का डेडस्टॉक रजिस्टर नंबर क्या है, तो आरटीआई में जवाब देते हैं कि हमें पता नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। कब खरीदा, बोलते रिकॉर्ड में नहीं है। कितने पैसे में खरीदा, रिकॉर्ड में नहीं है। गवर्नमेंट ने फंड कब सैंक्शन किया, रिकॉर्ड में नहीं है। तो सारी चीज़ें साफ हो चुकी है। मुझे भरोसा है कि गुजरात में कानून अपना काम करता है। तो इन गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग में जितने भी ऑफिसर शामिल हैं, सबके सामने आज नहीं तो कल ज़रूर कार्रवाई होगी। हम वेट करेंगे और आखिर में हम कोर्ट में जाएंगे। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आपके ऊपर केस हुआ है, आप एलिगेशन कर रहे हैं। हाँ, तो हम कहाँ ना बोलते हैं ना। केस को चलने दीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा। कि हम गुनहगार है या नहीं है, वो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन जो कागज पे साबित हो चुका है कि इन लोगों ने इलीगल तरीके से ये सब कुछ फ़ोन टैपिंग वाला स्कैम किया है और बड़े पैमाने पे किया है, सिर्फ मेरा और मेरे पार्टनर का नहीं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन टैप हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि कोई नेता भी हो सकता है, कोई कारोबारी भी हो सकता है, कोई जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, और कोई सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। उनकी बातें सुन के उनके साथ न जाने क्या क्या हुआ भी हो सकता है। और ये सारी बातें चुनी हुई सरकार के, मतलब ये सारी बातें चुनी हुई सरकार को मालूम नहीं थी, ये पक्की बात है। हम गुजरात गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कॉन्क्रीट कार्रवाई हो और दोषियों के सामने एफआईआर दर्ज हो और कानूनी तरीके से जो भी कार्रवाई होती है आगे की वो की जाए। नमस्कार।